है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चीर झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईश्वरमय, हो राममय और कृष्णमय, जग प्रेम में जगदीशमय, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रख गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। आप में से कितने ऐसे टीम मेंबर हैं जिन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिट एकदम बिगिनिंग से लेकर कंक्लूजन तक कंप्लीट करे? हाउ मेनी आर देयर? आपने बीकेस में भी पता है, आपने उसका नाम से प्रदेश आपने क्या लगा? ठीक है, स्पीकर का नाम से तो एज ए टीम मेंबर आपने पहला टास्क क्या किया था क्लाइंट के? जॉइन किसने किया था? जॉइन इसी में तो बताएं, बी प्रिसाइज अबाउट इट। कौन सा काम किया था उस पर? कौन सा वर्क किया था? कौन सा ऑडिट प्रोसीजर आपने किया था? ठीक है, ठीक है, अच्छा इसमें चल रही है भैया, उसको बंद करके हो तो चला। ठीक है, ठीक है, आपने जाते पहले अंडरस्टैंडिंग अंकित किया, फिर आपने वाउचिंग करी, हम उनको ऑडिट प्रोसीजर में करते हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का आपने किया, एंड उसके बाद में आपने मैनेजमेंट डिस्कशन किया उन ऑब्जर्वेशंस पे जो आपने फिगर आउट किया। आफ्टर दैट ठीक है, वो ऑनगोइंग ऑडिट। और कौन है जिसने ऑडिट कंप्लीट करी है? चल रहा है अभी, ऑनगोइंग है या कंप्लीट कर लिया? ऑनगोइंग, ठीक है। सी जब हम एक ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो आप लोगों ने ऑनगोइंग ऑडिट के अंदर देखा होगा, राइट? उसके अंदर हमारे कुछ इश्यूज निकल के आते हैं, हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, मैनेजमेंट कुछ फिगर क्लेम कर रहा होता है, हमारे हिसाब से वो फिगर गलत होता है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। और अगर वो गलती हमको लगती है मटीरियल है,
बाय मटेरियल आई मीन टू से कि हम स्टार्टिंग के अंदर एक मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं, इस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए कौन सा अमाउंट मटेरियल रहेगा। अगर वो मिस स्टेटमेंट उस मटेरियलिटी लेवल को भी क्रॉस कर जाता है, या तो स्टैंड अलोन या इन एग्रीगेशन विद अदर मिस स्टेटमेंट्स, तो फिर हमको एक ओपिनियन फॉर्म करनी होती है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये गलत है, सही है, ट्रू है, फेयर है, इसके बारे में हम क्या ओपिनियन हमारी ऑडिट रिपोर्ट में दें। तो बॉटम लाइन इज दैट कि जब हम एक ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो जो फील्ड वर्क होता है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन। देन हम एक एक लाइन आइटम का ऑडिट करते हैं इन द वे कि हमको अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिले इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो जो फिगर है वो ओके है, ट्रू है, फेयर है। बट हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट होता है हमारी ओपिनियन बताने के लिए, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज एन ऑडिट रिपोर्ट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उसके अंदर आपका बैलेंस शीट भी रहता है, पी&एल भी रहता है, नोट्स टू अकाउंट्स भी रहता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी रहता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स पे ऑडिटर भी साइन करता है, मैनेजमेंट भी साइन करता है, बट ऑडिट रिपोर्ट इज द ओनली डॉक्यूमेंट जो एक ऑडिटर साइन करता है, क्योंकि वहां से उसका ओपिनियन होता है, किसी और का नहीं होता। एक कंप्लीट ऑडिट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल वेरी कंक्लूजन, जितना भी आप लोगों ने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क किया है, आपका जो सिंगल वाइटल डिलीवरेबल होता है वो होती है ऑडिट रिपोर्ट। आप एक ऑडिट रिपोर्ट को एक ऑडिटर का वॉइस भी बोल सकते हो। हमारी ऑडिट रिपोर्ट हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले अटैच होती है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ओपिनियन है, जब भी कोई बैलेंस शीट रीडर है हम उसको स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेक होल्डर जब हमारी बैलेंस शीट रीड करता है तो वो इस लाइन में रीड करता है कि ऑडिटर का ओपिनियन उसके ऊपर क्या है। अगर ऑडिटर सेज कि दिस इज नॉट ट्रू एंड फेयर, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वही नहीं निकल पाता कुछ भी। तो दिस इज वेरी नेसेसरी कि एक ऑडिटर का कमेंट क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है। तो ऑडिट रिपोर्ट एक कम्युनिकेशन ब्रिज है स्टेक होल्डर और ऑडिटर के बीच में। अब वो ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से ड्राफ्ट होनी चाहिए, हमारी ओपिनियन किस तरीके से हमको वहां पर एस्टेब्लिश करनी चाहिए, वो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक। बिकॉज जो हमारे माइंड में है, जो हमारे फील्ड वर्क से निकल के आया है, वो प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली, बिना किसी ऑमिशन के, बिना किसी एरर के हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दें, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है वो वाले स्टैंडर्ड्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप जो प्रोफेशनली एंगेज करेंगे अपने आप को किसी भी ऑडिट असाइनमेंट में, उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, आज के साल बाद या 2 साल बाद, आपने क्या ऑडिट करा होगा, क्या फील्ड वर्क किया होगा, वो सब एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर सिमट के रह जाएगा। आपका फाइनल ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में बोलेगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो आज की क्लास में हमको ये समझने को मिलेगा कि एक ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेटर टिल द लास्ट लेटर किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स है, एंड एज एन ऑडिट एंगेजमेंट टीम आप लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। A very warm good afternoon to one and all present here. Respected Ritesh sir, Rohan Bhaiya, and all my colleagues. I welcome you all to today's webinar. I, Tanishq Khandelwal, along with my co-speakers Lokesh Tilwani and Yash Kriplani, to speak here. But before we begin, I would like you all to answer a very simple yet fundamental question. And the question is, why do we conduct an audit? Or I should ask, why does an auditor has to perform all those audit procedures? कौन बताएगा ऑडिट क्यों करते हैं? To form and express an opinion on the financial statement. दैट इज द रीजन। रीजन क्या है, ऑडिट क्यों करते हैं? वी नो कि क्लाइंट को पैसा देना पड़ता है ऑडिट करवाने के, क्यों देगा वो पैसा? कुछ ना कुछ उसको गुड्स या सर्विसेज मिल रहा होगा ना उसके लिए। क्यों एक पर्सन ऑडिट करवाता है? फाइन, थैंक्स वगैरह में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं और मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा होता है
वो शेयर होल्डर्स में एक इंडिपेंडेंट पर्सन से वेरीफाई करवाना होता है। वेरी नाइस, Financials बन रहे हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं whether they are true and false। ठीक है। See, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है ना, जब भी कंपनी बनता है, स्टार्टिंग के बात कर रहा हूँ, उसका मेमोरेंडम बन गया, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन गया, उस टाइम उनको अपने डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को भी डायरेक्टर्स कौन है। वी नो हु आर द शेयर होल्डर्स, जिन्होंने मनी इन्फ्यूज किया है, जिन्होंने उस कंपनी को खोलने के लिए पैसा दिया है, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर दोज पर्सन जिनका फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मनी इन्वॉल्व है उस कंपनी के अंदर। अब वो शेयर होल्डर सिर्फ एक बात में इंटरेस्टेड है कि ये कंपनी अपना ऑपरेटिंग बिजनेस करके हमारे मनी को कैसे मल्टीप्लाई करती है, हमारा नेटवर्थ कैसे बढ़ाती है। दैट इज द ओनली थिंग ए शेयर होल्डर इज इंटरेस्टेड इन। तो जब शेयर होल्डर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, एट दैट टाइम इटसेल्फ वो ये बता देता है कि मेरे कंपनी का जो मैनेजमेंट है, सुपर मैनेजमेंट, एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो इन लोगों के हाथ में होगा, जो कि डायरेक्टर्स होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ऑनर है वही मैनेज करता, ठीक है। अगर किसी पर्सन को इंटरेस्टेड है ऐसी कंपनी ऑपरेट करने के अंदर, जो मान लो ऑयल रिफाइनरी के अंदर है, तो पर्सन पैसा लगा देगा उसके अंदर, बट वो खुद एक इंजीनियर नहीं है, तो वो एक टेक्निकल डिसीजन नहीं ले सकता है। उसको एक उस लेवल का पर्सन चाहिए जो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हो, एक इंजीनियर हो, एक फाइनेंशियली साउंड पर्सन हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक खुद पर्सन ही सब कुछ अपने अंदर इक्विप करके रखा हो। अनलाइक अ प्रोपराइटर जो अपनी शॉप्स ऑन करते हैं, वो खुद ही ऑनर होते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं, क्योंकि वो जिस इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम करते हैं, वहां पर अगर वो मल्टी टैलेंटेड लोगों को अपने बोर्ड पर नहीं भी ऑनबोर्ड करते तो भी उनका काम चल जाता है। बट एक कंपनी जिस इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम करती है, उन्हें स्किल्ड और टैलेंटेड पर्सन चाहिए, करेक्ट। तो वो उन लोगों को डायरेक्टर्स बनाते हैं। नाउ वो डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने स्किल्स और टैलेंट और एफर्ट को यूज करके उस कंपनी में जो मनी इन्वेस्टेड किया है शेयर होल्डर्स ने, उसको यूज करें, और उस मनी को यूज करके बिजनेस एक्टिविटीज इस तरीके से कैरी ऑन करें कि उनका मनी मल्टीप्लाई हो जाए। क्या शेयर होल्डर मंथ टू मंथ, वीक टू वीक या क्वार्टर टू क्वार्टर से कोई रिपोर्ट लेगा क्या? जनरली वो उनको पूरा साल भर देगा, साल भर देगा और बोलेगा कि हम एक साल बाद सितंबर में मिलेंगे। अब ये अप्रैल है, मार्च तक तुम काम करो, पूरे 12 महीने काम करो, हम लोग सितंबर में मिलेंगे। इसको हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। उस मीटिंग से 21 दिन पहले तुम पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट बनाकर मुझे भेजोगे कि तुम लोगों ने साल भर के अंदर क्या क्या काम किया। मुझे पूरा रेवेन्यू का डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे पूरा एक्सपेंडिचर का डिस्क्रिप्शन चाहिए। हम लोग उसको P&L स्टेटमेंट बोलते हैं। प्लस वो ये भी बोलता है कि एज ऑन 31 मार्च तुम्हारे पास कौन कौन से एसेट्स थे, उनका क्या वैल्यू था, तुम्हारे पास कौन कौन सी लायबिलिटीज थी, और उनकी क्या पेबल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो भी मुझे दोगे, ठीक है। नाउ शेयर होल्डर के माइंड में ये आता है कि ये स्टेटमेंट तो मुझे बना के दे देगा, व्हाट इफ दैट इज वैग्ड, व्हाट इफ दोज आर फैब्रिकेटेड, व्हाट इफ दोज आर रॉन्ग, कौन उसको वेरीफाई करेगा? तो शेयर होल्डर उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर एक ऑडिटर को भी अपॉइंट करता है। उस ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर बोलता है कि हमने जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, जो मैनेजमेंट हमने अपॉइंट किया है, वो हमारे लिए ऑल थ्राउट द ईयर वर्क करेगा। उसके वर्क को वो फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट के अंदर शो करेगा। एज एन ऑडिटर तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करोगे कि वो सही है कि नहीं है। तो जो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले स्टेटमेंट मेरे पास आएगा उनका, दैट शुड बी ऑडिटेड बाय यू, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं डिविडेंड डिसीजन लूंगा। यू नो व्हाट आर डिविडेंड डिसीजन, राइट? वो प्रॉफिट निकालेगा उसके बेसिस पे। अगर वो गलत हो गया तो प्रॉफिट फिगर गलत आ गए, तो लॉस की फिगर गलत आ गए, तो लायबिलिटी एसेट के फिगर गलत आ गए, तो उसकी जो प्रोजेक्शंस है, उसकी जो मार्केट वायबिलिटी है, उसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो सब गलत हो जाएंगे। बिकॉज दोज फिगर्स आर क्रूशियल फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, करेक्ट? दैट्स व्हाई ऑडिट इज नेसेसरी। जो लोग जिन्होंने मनी वहां पर इन्वेस्ट किया है, अभी तो हमने सिर्फ शेयर होल्डर का बात किया है, अगर उस कंपनी ने सिक्योर लोन लिया रहेगा
तो बैंक्स भी इंटरेस्टेड है ना फिर उन फिगर्स के अंदर। तो फिर ऑडिटर का वहां पर एक रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। बिकॉज अगर ऑडिटर ने उन फिगर्स को वेरीफाई किया है और उसने एक ओपिनियन वहां पर एक्सप्रेस की है कि ये जो फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं दोज आर ट्रू एंड फेयर, तो फिर शेयर होल्डर रिलीफ ले सकते हैं, रिलीफ हो सकता है उसको कि अभी मेरा जो भी डिसीजन होगा जिन फाइनेंशियल फिगर्स के बेसिस पे एटलीस्ट वो फिगर्स ठीक है। बैंक्स कैन बी एश्योर्ड अबाउट द फैक्ट कि हमने जिस कंपनी को लोन दिया है उसकी जो बैलेंस शीट की पोजीशन जो आ रही है जो हमको ठीक लग रही है जिन फिगर्स के बेसिस पे वो फिगर्स एटलीस्ट ठीक है, ट्रू एंड फेयर। दैट इज द रोल ऑफ एन ऑडिटर एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑडिटर। So ultimately, all those procedures culminate in one final output, the auditor's report. And it is through the auditor's report that an auditor expresses his opinion and certain other significant matters to the users of financial statements. And it is the very aspect that I, along with my co-speakers, am here to delve into today through auditor reporting standards, namely SA 700 series and SA 570 going concern. I will be covering SA 570 and SA 700. Here comes SA 570 going concern. Now, before jumping on to the technical part, let us first understand what is the going concern. An entity is said to be a going concern when it has the ability to continue its business operations for the foreseeable future, and there is no intention for litigation and no necessity for ceasing of operations. There are three fundamental objectives of an auditor under this standard. The first one is to conclude about the appropriateness of the management's use of that assumption. Secondly, to determine whether a material uncertainty exists that casts a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. And lastly, to report in accordance with the requirements of SSF 570. Further, the auditor has to perform risk assessment procedures, which include staying alert, considering events or conditions throughout the audit that may cast a significant doubt, and discussing with the management the assessment that management has done. And if the management has not performed such an assessment, then requesting the management to perform the assessment. There are certain indicators that indicate that going concern risks exist. Certain indicators are financial red flags. For example, net liability position, borrowings maturing, creditors withdrawal of creditor support, negative cash flows, and adverse ratios. Certain other indicators are operating and other risk indicators. Operating indicators include management's intention to liquidate or cease operations, loss of any key management without any possible replacement, loss of major market, etc. And other risk indicators include non-compliance with statutory requirements, pending litigations, or adverse changes in certain law or regulation. Further, the auditor has to evaluate the management's assessment of going concern. The auditor has to make sure that management has considered at the facts and circumstances to at least 12 months from the date of financial statements. And if the management has considered a shorter period, that the auditor must request the management to extend its period. And not only to verify the numerical figures, but also to verify the assumptions that the management has made to reach that assessment. A question for the online participants. Management's going concern assessment covers only 9 months from the financial statement date. What must the auditor do in such a situation? Gauravi, Gauravi, Harsh, उसने हैंड रेज किया है। माइक ओपन नहीं हो रहा सर कुछ। रुद्र,
Option A. It is incorrect. Anyone यहाँ से? Correct answer. Further, where certain conditions are identified which cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Now, what the auditor has to do in such a case? First of all, where management has not performed the assessment of going concern, the auditor will request the management to perform the assessment. Auditor will evaluate the future plans of management, such as asset liquidation or restructuring, etc. Auditor has to test the forecast, for example, reliability of cash flow data, and consider the new facts, certain new facts and circumstances that must have arisen between the date of assessment of the management until today. And finally, the auditor has to request representations from the management regarding their future plans. Now, concluding on the going concern basis, the crux is the auditor must conclude whether a material certainty exists that casts a significant doubt. What a material certainty actually is? Material certainty is a certainty which basically is that important that it requires a disclosure for fair and true and fair presentation of the financial statements. There are certain reporting scenarios under SA 570 which are as follows. Case A, where the use of going concern basis is appropriate and no material uncertainty exists. In such a case, the auditor has to issue an unmodified clean opinion, assuming all other areas are clear, and no separate going concern section is required to be included in the auditor's report. The case B states that a material uncertainty exists and it is adequately disclosed. Now, again, an auditor has to express an unmodified opinion, a clean opinion, since the financial statements are fairly presented, adequately disclosed. And the catch is material uncertainty related to going concern. This section has to be separately included in the auditor's report. In this particular case, case C, where a material certainty exists but has not been adequately disclosed. Now, an auditor has two options. First of all, he has to modify his opinion. He can either issue a qualified opinion or an adverse opinion, depending upon the materiality and pervasiveness of that uncertainty. And also, a point to be noted, the basis for opinion section has to explicitly state that a material uncertainty existed and the financial statements failed to disclose. And final, case D, inappropriate use of going concern basis, where the management is using going concern basis while its use is inappropriate. Then an auditor must express an adverse opinion. An auditor will express an adverse opinion even if the fact that management is using going concern basis inappropriately has been disclosed adequately in the financial statement. A question for the online participants. When management's use of going concern basis is appropriate, but a material uncertainty exists and it is adequately disclosed in the financial statements, what type of opinion should the auditor express? Rudras. प्रगति. प्रगति. नव्या. Sir, option is B. Sir, option is B. Sir. The answer is correct.
Finally, after performing all those procedures that we have discussed above, auditor has to make communications with those charged with governance. What the auditor will communicate? Whether auditor has identified certain events or conditions which constitute a material uncertainty, whether the use of going concern basis of accounting is appropriate, the adequacy of the related disclosures in the financial statements where such disclosures have been adequately made, and the implications for the auditor's report. Also, if auditor is planning to modify his report, then he has to communicate the same to the DCWG. This is all about SA 570. So if you had to add something. समझ बना ये चीज? ITCC पास आउट में बंद है। क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? 3 होती है। गोइंग कंसर्न, अप्रूवल बैचेस, कंसिस्टेंसी। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? मीन्स हमें मान के चलते हैं कि वो कंपनी डूबेगी नहीं, चलती रहेगी, उसका चलना जरूरी है। तो चल रहा है कि ऐसे नहीं चल रहा है? चल रहा है जी। पीछे वाला भी चल रहा है। नहीं चल रहा। गर्मी लगी उधर? तो जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, वी नीड टू वेरीफाई कि वो अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है इस कंपनी के केस में, एटलीस्ट फॉर वो 12 महीने जो हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड से स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी अक्रूवल अजम्पशन होती है या हमारी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन की अजम्पशन होती है, उन सबको ओवरराइड कर सकती है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। यू पीपल नो कि हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर मोस्ट ऑफ द एसेट के फिगर्स आते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे आते हैं। चलो इन्वेंटरी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का समझ में आता है, इनको आप कॉस्ट ऑफ एनआरवी टीचेबल फ्लोर के ऊपर वैल्यू करते हो। बट जो आपकी पीपीई है, जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये सब एक्चुअल वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे आते हैं। अगर वो गोइंग कंसर्न के ऊपर काम नहीं करते, अगर वो कंपनी की हालत आपको डूबने वाली लगती, अगर आपको लगता कि ये कंपनी आगे नहीं चलेगी, किसी भी टाइम इसका इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी हो सकता है, तो आपका ऑडिट इंस्टिंक्ट क्या बोलता? क्या हमको अभी भी उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए? क्या हमको ट्रेड रिसीवेबल्स को इसी वैल्यू पे वैल्यू करना चाहिए, या फिर जो पोटेंशियल सेटलमेंट वैल्यू उस पर वैल्यू करना चाहिए? यू मीन टू से कि हमको उन्हें रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू करना चाहिए कि अगर आज मैं उस बंदे को जाकर बोलूं कि देख तेरे को 40 लाख रुपया देना था, बट वो बोलेगा कि अगर आज का आज चाहिए तो मैं सिर्फ 30 लाख ही दे सकता हूँ, तो क्या हमारे बैलेंस शीट में 30 लाख वैल्यू आना चाहिए? प्रोवाइडेड गोइंग कंसर्न वाला जो अजम्पशन है वो वाइड हो रहा है। अगर उसमें कोई भी इशू नहीं है तो फिर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे आ सकता है। जब भी रिकवरेबल है, डिले रिकवरेबल है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। राइट? गोइंग कंसर्न अजम्पशन ठीक है या नहीं है, ये हमको इसलिए चेक करना जरूरी है क्योंकि अगर वो अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हुई तो हम ये कहना कि हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पर जो भी फिगर्स आ रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है, वो गलत हो जाएगा। डोंट यू थिंक सो? तो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेक कि जो मैनेजमेंट का यूज है इस अजम्पशन का वो ठीक है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? अगर आपको कोई कहा जाए किसी कंपनी के लिए कि चेक, तो क्या अगले 12 महीनों के लिए उसका गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है कि नहीं है? कैसे चेक करो? एक तरीके से आप लोग एक प्रोफेसी कर रहे हो, आप लोग एक फोरकास्ट कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। कैसे करोगे? किससे पूछोगे? फ्यूचर कैश फ्लो चेक करोगे। आप कैसे पता फ्यूचर कैश फ्लो? जो भी मतलब जब अपने सेल्स अपने फोरकास्ट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि फ्यूचर कैश फ्लोज को आप रिव्यू करोगे और वो जिन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है उनको आप चेक करोगे। अजम्पशन कुछ भी हो सकती है, वो बोलेंगे कि देखो हम हर महीने इतना % ग्रोथ के साथ में कमा लेंगे तो हमारा रेवेन्यू का चार्ट है, हर महीने हम इतना कॉस्ट सेविंग कर लेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर का चार्ट है। ठीक है, यू कैन डू दैट, फाइन, बट आपको उस पर रिलाई करना पड़ेगा। व्हाट इफ अजम्पशन ही एकदम सुपरस्टिशियस हो या बहुत ज्यादा ही स्यूडो टाइप के हो, मतलब बहुत ज्यादा वैग हो, इम्प्रैक्टिकेबल हो, तो फिर आप उस पर रिलाई नहीं करोगे। बट दिस इज द वन थिंग, आप फ्यूचर अजम्पशन चेक करोगे उनका। और क्या चेक करोगे?
अच्छा ये बताओगे आपको डाउट कैसे आएगा? डाउट आने का एक रीजन भी तो होना चाहिए। एबनॉर्मल आइटम से गोइंग कंसर्न एग्जांपल देके समझाओ। फायर लग जाता है, यस दिस इज वन ऑफ द थिंग। अगर फायर जैसा बड़ा इंसिडेंस हो जाए तो यू नीड टू चेक। वैसे तो आपको हर केस में चेक करना चाहिए, बट यहाँ पर आपका जो स्केप्टिसिज्म है वो भी काम करना चाहिए, आपको डाउट होना चाहिए। नोटिस से तो नोटिस लोगों के आते हैं, बट एक बड़ा सर्च हो जाए जहाँ पर बहुत बड़ा पेनल्टी के चांसेस हो, फिर तो फिर सारे केस में आपकी ओपिनियन मॉडिफाइड हो जाएगी। ठीक है, वन ऑफ द रेड फ्लैग हो सकता है कि जितनी भी चीजें अगर ये होती है जो आप लोग बोल रहे हो, ये सब वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन का जो यूज है वो अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। आपको उसकी नेटवर्थ देखनी चाहिए कि क्या ईयर बाय ईयर उसका नेटवर्थ डिप्लीट हो रहा है क्या। आपको वर्किंग कैपिटल देखनी चाहिए, क्या वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव है क्या। करंट असेट आपके कम है, करंट लायबिलिटीज आपकी ज्यादा है, नेटवर्थ आपकी पूरी तरीके से इरॉड हो चुकी है, आपके पास कोई फ्यूचर बिजनेस प्लान नहीं है, जिस बिजनेस में आप एंगेज थे उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, आपका P&L खाली चल रहा है। तो ये सब वो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, प्लस जो आप लोगों ने बोले इंक्लूडिंग दोस्त, वो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं कि आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन की अप्रोप्रिएटनेस या इनअप्रोप्रिएटनेस के ऊपर एक रिव्यू करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको रिव्यू करते हो तो दो कंक्लूजन पर आप पहुंच सकते हो। पहला, अप्रोप्रिएट है, नथिंग टू डू, आपका ओपिनियन बाकी फैक्टर्स पे डिसाइड करेगा, कोई कंसर्न का कोई लेना देना है। आपको लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है तो फिर मैनेजमेंट उसको इस बात को डिस्क्लोज करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस बात को डिस्क्लोज ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करना होगा कि इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिए हैं वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से तो वो लिक्विडेशन बेसिस पर आने चाहिए थे, बट उन्होंने हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर बनाया। एक थर्ड सिनेरियो और है कि अप्रोप्रिएट है बट एक सिग्निफिकेंट डाउट भी है। समझ रहे हो, ये बीच वाला लाइन। अप्रोप्रिएट तो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, आपको लगता है कि यार 12 महीनों के अंदर तो नहीं डूबेगी, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाउट। उसमें दो चीजें हो सकती है। पहला चीज, मैनेजमेंट ने इस बात को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं, आप मॉडिफाई करो। दूसरा, मैनेजमेंट ने इस बात को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, आप एक डेडिकेटेड पैरा रहता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, डेडिकेटेड पैरा रहेगा, वहां पर आप इस बात को जो उसने लिखा ना उसका रेफरेंस देते हुए आप इस चीज को लिखोगे कि यहाँ पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन दो एप्रोप्रिएट है बट सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट हो रहा है। ठीक है, किस रीजन से हो रहा है और क्यों आपको अप्रोप्रिएट लग रही है, क्या उनके फ्यूचर बिजनेस वेंचर हो सकते हैं या फिर क्या उनके फोरकास्ट है जिसकी वजह से आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, और क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट डाउट लग रहा है, वो भी आपको वहां पर मेंशन करना है। इज दैट क्लियर? वेरी इजी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। Here comes SA 700, forming an opinion and reporting on financial statements. After auditor has performed all the procedures, जो भी उसको verifications करने थे, जो भी उसको assessment करना था, वो सब complete कर now it's time to transparently and timely disclose and conclude everything in a single written audit report. SA 700 यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करता है क्योंकि ये कंटेंट्स और फॉर्मेट डिस्क्राइब करता है फॉर एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है इन द ग्लोबल मार्केट। Now, what are the objectives of an auditor under SA 700? There are two core objectives. First one is to form an opinion over the financial statements, and second one is to express it clearly, transparently through a written audit report. अब ऑडिटर किन चीजों को कंसिडर करेगा while forming an opinion? तो ऑडिटर सबसे पहले ये इवैल्यूएट करता है कि whether the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. और फर्दर जो और चीजें ऑडिटर कंसिडर कर सकता है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, whether qualitative aspects of accounting have been considered while preparing financial statement, and most importantly he has to check for management bias. A very basic example of management bias could be
there exist certain misstatements, but the management has corrected only those misstatements which increase the profits in the P&L and has left those misstatements uncorrected, which result in reduction of profit. This could be an example. Further, accounting estimates, whether the accounting estimates are reasonable and whether they are supported by sufficient appropriate audit evidence. The relevance, reliability, and comparability of the information that is presented in the financial statements has also to be checked and followed by adequate disclosure. जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल्स में किए गए हैं, क्या उनका इम्पैक्ट क्लियरली यूजर्स को समझ में आ रहा है उस डिस्क्लोजर से, ये चेक किया जाए. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन. ऑडिटर अपना ओपिनियन कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकता है? बेसिकली मेजरली देयर आर टू टाइप्स, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और अ मॉडिफाइड ओपिनियन. दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द सेशन. कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट. सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाएगा कि दिस ऑडिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना समझना. आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट रहती है उसका ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. मैं सीक्वेंस तक का भी बात कर रहा हूँ. जो ये सीक्वेंस है वहीं से ये स्टार्ट होता है, जहाँ ये कंक्लूजन है पॉइंट वाइज वही वहीं कंक्लूड होता है. एक एक वर्ड का, एक एक फ्रेज का बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है. उसके साथ आप तब तक किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर सकते. मैं ग्रामेटिकली भी बात कर रहा हूँ, मैं पंक्चुएशन तक का बात कर रहा हूँ, जब तक वो नेसेसरी ना हो, जिसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन ना हो. इस फॉर्मेट का एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज, एक एक पंक्चुएशन गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे एक्सेप्टेड ऑडिट रिपोर्ट्स का. और अक्रॉस द कंट्री सेम ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हर एक स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनली भी आपके लिए बहुत जरूरी है. तो इस सीक्वेंस को, इस फॉर्मेट को अच्छे से देखना समझना. आने वाला जो ऑडिट सीजन है, अभी तो मोस्ट ऑफ द टीम्स की ऑडिट चल रही होगी. सूनर और लेटर 2-3 महीनों में आप लोग ऑडिट रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करोगे. तो जब वो टाइम आए तो आप इस नॉलेज को यूज करना, वहां पर अप्लाई करना. ठीक है. सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में ये ध्यान रखा जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी एनहांस करती है और यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो पाए, एफिशिएंटली यूजर्स अंडरस्टैंड कर पाए जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है. इसको ध्यान रखते हुए ऑडिट रिपोर्ट को डिजाइन किया गया है. नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. पहला है टाइटल एंड एड्रेस. टाइटल एक टिपिकल फ्रेज है, हर रिपोर्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको मिला हुआ दिखेगा. एंड फर्दर एड्रेसी, जनरली इन केस ऑफ कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट्स एड्रेस की जाती हैं टू द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी. नॉमिनल के शेयर होल्डर को क्यों एड्रेस की जाती है? इन केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर को क्यों एड्रेस की जाती है? क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने हमें अपॉइंट किया था, वही लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन दो, और हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टिंग की उन्हीं के टूवर्ड्स. which is followed by an opinion section, then a basis for opinion section, a going concern if applicable, key audit matters if applicable, management's responsibility for the financial statements, and auditor's responsibility, and finally other reporting responsibilities and signs. Now here, these standards were revised. 5 के बीच में अदर मैटर और EOM इफ एप्लीकेबल वो भी आता है. ठीक है ना. टाइटल एड्रेस ठीक है, ओपिनियन सेक्शन ठीक है, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न इफ एप्लीकेबल. जहां पर अदर मैटर या एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ आता है, जो हम आगे समझेंगे क्या होता है, तो वो 4 और 5 के बीच में आएंगे. ठीक है. ये स्टैंडर्ड्स रिवाइज हुए थे इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18, और उनसे पहले ओपिनियन सेक्शन और बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन बिल्कुल एंड में रखा जाता था, just above the signature. But after revision, the opinion section and basis of opinion section को top पर रखा जाता है after title and address to increase the transparency of the report and value of the report. जिससे जो सबसे valuable चीज है, जो कि ऑडिटर का कंक्लूजन है, वो सबसे पहले ही दिख जाए. A question for the online participants. Under the revised SA 700 framework, which section must appear first in the main body of the independent auditor's report? आदित्य महेश्वरी. आदित्य.
Jitesh, Option C, opinion. The answer is correct. Here comes the opinion section. अब opinion section एक cornerstone होता है in the auditor's report. Opinion section में क्या क्या आता है? First of all, identification of the entity जिसके financial statements की audit हो रही है, the name of that entity, and it shall explicitly state that the financial statements of that entity have been audited. Further, the opinion section lists each financial statement title, the periods covered thereunder, and refers to the notes along with the significant accounting policies. Basis for opinion section. The auditor has framed an opinion, and the basis for that opinion is stated in this section. Standards compliance. This basis for opinion section states that the audit was conducted in accordance with the standards on auditing. Further, that the auditor is independent and has complied with the ethical requirements and the code of conduct. Sufficient evidence. Now, the auditor has expressed and based his opinion on the basis of sufficient and appropriate audit evidence. This section also refers to the auditor's responsibility section for full description for the responsibilities of the auditor under this standard. Key audit matters, which is covered under SS 701. A detailed discussion will be covered by Lokesh, but here I am just giving a brief with the definition of KAM. Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment require the most attention during the audit of a financial statement. Moving forward, management's responsibility for the financial statements. ये सब हम सभी को पता है कि फाइनेंशियल प्रिपरेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. तो मैनेजमेंट को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी होती है, क्या क्या चीजों के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सबसे पहला, the management has to prepare the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. Further, management also has to maintain the controls that are sufficient to enable the preparation of financial statements which are free from material misstatements. Also, management is responsible for the going concern assessment of an entity that we have discussed earlier. What are auditors' responsibilities under SA 700? First of all, an auditor has to obtain a reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements. Further, professional skepticism रखना है और judgment रखनी है throughout the engagement. Risk assessment, risk of material misstatements को identify करना है और उन्हें clearly address करना है. Audit evidences. Audit evidence is sufficient appropriate audit evidences obtain करने हैं to form his opinion. And finally, auditor cannot rely on the controls blindly. Auditor को internal controls को understand करना है जिससे वो अपने procedures को plan कर सके और अपना opinion base कर सके. A question for the online participants. Under the structured blueprint of SA 700, the basis for opinion section must be located. Karthik, Sir, the answer is option C, directly following the opinion section. The answer is correct. Other reporting responsibilities. Other reporting responsibilities, वो सारी responsibilities include करती हैं जो beyond the standards on auditing है, जो basically कोई other law या regulation या statute impose कर सकता है. और इस वजह से इन्हें बिल्कुल separately एक clear distinct section के साथ report में disclose किया जाता है. कुछ examples हो सकते हैं जैसे auditor has to report on the internal financial controls of an entity, operating effectiveness of internal financial controls of an entity as per the section 143 of the Companies Act. For the legal compliances, certain other statutes may impose certain legal compliances, for example, payment of dues of GST, ESI, PF on or before the due date and filing their returns on or before the due date. The third one could be certain other audits. An example, in case of an insurance company audit, the auditors may have to check compliances and report on the Insurance Regulatory and Development Authority of India regulation. The final layout requirements. Now,
concluding the auditor report structure, here comes a signature in the name of the firm, audit firm, or if the auditor is an individual, then his personal signature, the location, the specific city or place where the report has been signed has also been stated, and the date. डेट भी उसमें आती है, बट ये डेट उस डेट से पहले की नहीं हो सकती जिस दिन ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए. So now, finally, in order to understand the importance of SA 570 and SA 700, let us consider the case of Kingfisher Airlines. 2012 में Kingfisher Airlines काफी मेजर इश्यूज फेस कर रहा था, जैसे कंटिन्यूअस हैवी लॉसेस हो रहे थे, लोन डिफॉल्ट्स, pilot strikes, operational disruption, and significant mounting financial stress. But despite of all these indicators existing, the auditors issued an unqualified, clean opinion. This clearly indicates that negligence on the auditor's part, and definitely the auditors were not correct in their approach. Now, what we can keep in our mind as a practitioner from this case, while auditing, in practical scenarios, an auditor must proactively focus on SA 570. Since SA 570 requires an auditor to conclude the management's assessment, appropriateness of management's assessment, to determine whether there exists any material uncertainty which may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and finally to report. All this have to be proactively focused adequately. Further, just to perform the audit procedures is not the audit. When you have performed all the procedures, when you are satisfied, you have to transparently conclude your opinion through a written audit report. And the written audit report should be transparently communicated to the users, जिससे वो उनके काम आ सके. And I would like to conclude my words by saying an audit adds more value not merely by detecting risks, but by communicating them in a timely and transparent manner. Silence in the face of uncertainty defeats the very purpose of an audit. Thank you. आप में से देखा है किसी ने ऑडिट रिपोर्ट, एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट कंटेंट के साथ में? ठीक है, तो आपको तो एक्सपीरियंस है. एक दिखा सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऑडिट रिपोर्ट, या फिर जो ऐसे 700 उसकी जो अपेंडिक्स में इलस्ट्रेशन है वो भी, जिसने नहीं देखा उसके लिए. सीक्वेंस तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे भी स्टार्टिंग की शेयर होल्डर्स को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं. फिर एक ओपिनियन हमारा आ जाता है. ओपिनियन में हम ऐसा लिखते हैं कि हमारे हिसाब से जो चीज है वो प्रूवेंट फेयर है कि नहीं है, या फिर इन चीजों के अलावा जो हमने बेसिस और ओपिनियन पैराग्राफ में डाला है उसके अलावा बाकी चीज ठीक है कि नहीं है. फिर हम बेसिस ऑफ ओपिनियन में बताते हैं कि ऊपर जो ओपिनियन दी उसके पीछे हमारा यही लॉजिक था. एंड उसके बाद में फिर हमारे जो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आता है, देन अदर मैटर पैराग्राफ यूएम आ जाता है, देन अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड किया था इसमें. अदर इन्फॉर्मेशन एक ऐसे 720 का रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसको भी आपको इंक्लूड करना है. देन आपको मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगर कुछ अदर लीगल कंप्लायंसेस का आपको रिपोर्टिंग करना है, डिपेंडिंग अपॉन स्टैट्यूटरी ऑफ डेटा आप किसका कर रहे हो. एलएलपी का भी हो सकता है, कंपनीज का भी हो सकता है, ऐसी कंपनीज का भी हो सकता है इसके ऊपर कारो एंड आईएफसी एप्लीकेबल हो, ऐसी कंपनी का भी हो सकता है जो बैंकिंग कंपनी हो, ऐसी कंपनी का भी हो सकता है जो इंश्योरेंस कंपनीज हो. तो किस सेक्टर में कौन सा कंपनी या कौन सा थ्रेशोल्ड उसने क्रॉस किया है, उसके हिसाब से काफी एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस उसके ऊपर आ जाती है. तो कई बार वो एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस से डिमांड करती है ऑडिटर से, उस कंपनी से नहीं, ऑडिटर से, कि जब आप इसके ऑडिट कर ही रहे हो और जब आपने सर्टिफाई कर ही रहे हो कि इसके बैलेंस शीट में एक एक फिगर, P&L का एक एक फिगर ट्रू एंड फेयर है, तो लगे हाथ इन चीजों के बारे में भी आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर दो. कारो आप लोगों ने देखा है, करीब 20 के आसपास क्वेश्चन है उसके अंदर, या 24 है, 21 क्वेश्चन है. उसके ऊपर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आए आपको रिप्लाई करना पड़ता है. अगर IFC है तो आपको इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट और इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स देना पड़ता है. अगर वो कंपनी IRDI का कंप्लायंस करती है, इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां पर आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी पड़ती है कि वो करता है नहीं करता. ये सब अदर लीगल रिक्वायरमेंट है. ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट इतना सही है कि कोई
अदर लॉ के अंदर आपसे स्पेसिफिक रिपोर्टिंग मांगी जाए तो आप उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करें, ठीक है। एंड देन इट कंक्लूड्स विथ आपका जो भी सिग्नेचर है, डेट है, टाइम है, एंड यूडीआईएन। एवरीवन नो व्हाट इज यूडीआईएन, राइट? यूडीआईएन भी ऑडिट रिपोर्ट का मैंडेटरी पार्ट है। तो यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड यू कैन सी इस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है, ठीक है। बहुत टेक्निकल और प्रोफेशनली ड्राफ्टेड है कि किस तरीके से आपको ओपिनियन देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि डियर शेयर होल्डर ऑल इज वेल, खत्म नहीं। ओपिनियन से लेकर लास्ट तक बहुत प्रोफेशनल इसको ड्राफ्ट किया गया है। इसके सेंटेंस का फ्रेगमेंटेशन भी आप लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर कोई भी आपको मॉडिफाई करना है सेंटेंस, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में कुछ इश्यूज है, उसको लेकर आप अपनी ड्राफ्टिंग मॉडिफाई करते हैं। दैट्स व्हाई उस ओपिनियन को मॉडिफाइड ओपिनियन कहा जाता है। अगर स्टैंडर्ड ओपिनियन आप दे रहे हो, क्लीन ओपिनियन आप दे रहे हो, इट मीन्स आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी ओपिनियन क्लीन नहीं दे रहे हो, इट मीन्स आप इसके स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड सेंटेंसेस उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो। इसलिए आपकी जितनी भी क्वालिफाइड एडवर्ड्स या फिर डिस्क्लेमर वाले ओपिनियन है, उनको मॉडिफाइड ओपिनियन कहा जाता है, ठीक है। So continuing with there, my co-presenter Tanish left. I will be throwing light on 3 standards on auditing. First is SS 705, second is SS 706, and then SS 701. Starting with SS 705, it is modifications to the opinion of independent auditors report. We will start with the scope and objectives discussion. So scope, what is the scope? Scope में ये बात होती है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, उसने ऑडिट कंक्लूजन लिया, तो उसको अगर लगता है उसके प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर कि मॉडिफिकेशन इशू होना चाहिए, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली एंड मॉडिफाइड ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे चल के। अब मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो मॉडिफाइड में भी 3 तरीके के मॉडिफाइड ओपिनियंस हो सकते हैं, जैसा कि तनिष्क ने बताया था, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। अब ये कब किस सिचुएशन में कौन सी क्वालिफाइड मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है वो भी हम देखेंगे। अभी पहले हम डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। परवेसिव की डेफिनेशन जो कि SS 705 में सबसे इंपॉर्टेंट है। परवेसिव की डेफिनेशन क्या है? पहले तो द मैटर whose effect on financial statement is not confined to specific element or they represent a substantial proportion if confined or fundamental to users understanding of disclosures. अब परवेसिव की डेफिनेशन समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, 1 या 2। सपोज एज एन ऑडिटर CA आर्टिकल या CA ऑडिट पर गया, मैनेजमेंट ने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, जो FAR के हिसाब से आ रहा है, वो आ रहा है 1 करोड़ रुपीस। नाउ एज एन ऑडिटर आपने जब उसी FAR में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, सो यू फाइंड आउट कि डेप्रिसिएशन 1 करोड़ नहीं, आपके कैलकुलेशन के बेसिस पर आ रहा है 1 करोड़ 5 लाख 6 लाख। तो ये मटेरियल तो है कि क्योंकि डेप्रिसिएशन मैच नहीं हो रहा, बट ये परवेसिव है कि नहीं? एनीवन? करेक्ट, ये परवेसिव नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ फिक्स्ड असेट्स पर ही इंपैक्ट आ रहा है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आप किसी कंपनी के ऑडिट पर गए, अब उस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल बेसिस पर बनाए थे, बट उसने जब अपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्क्लोज किया तो उसने गलती से लिख दिया कैश बेसिस। नाउ ये मटेरियल तो है, पर क्या ये परवेसिव है? यस, इट इज परवेसिव, क्योंकि जो यूजर होगा, जो भी वो पढ़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, वो ये बात ध्यान में रखेगा कि ये कैश बेसिस पे बने हुए
जिससे कि वो गलत डिसीजन ले सकता है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है. So it's time for MCQ for the online participants. According to SS 705, the term pervasive is used to describe the effects on the financial statements that are option A, material but confined to a single account balance only. Option B, trivial and not significant to other users of accounts. Option C, not confined to specific elements, accounts, or items of the financial statements, or if confined, represent a substantial proportion of the financial statement. Or option D, limited only to disclosure related misstatements. Anushka, Option C. Correct answer. Now, when is a modification required? दो केसेस में मॉडिफाइड रिपोर्ट जाती है. या तो आपका जब आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया और यू कंक्लूड कि देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आपकी मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी. सेकंड कैन बी इनसफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. सपोज आप ऑडिट पर गए, आपने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, बट ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद वहां की मैनेजमेंट ने आपके ऊपर लिमिटेशन, स्कोप पे लिमिटेशन लगा दिए, तो उस रीजन से हो सकता है कि आप ऑडिट एविडेंसेस ना ले पाए. इन सच केस आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास इनसफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस है. नाउ डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. जैसा कि हमने पढ़ा था, 3 टाइप की मॉडिफाइड रिपोर्ट्स जाती है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर. क्वालिफाइड ओपिनियन कब जाता है? जब मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, या आपको इनसफिशिएंट एविडेंस मिला है और आपका प्रोफेशनल जजमेंट ये कहता है कि उसका इफेक्ट मटेरियल हो सकता है बट परवेसिव नहीं हो सकता. अब इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं. सीए का एग्जांपल तो बहुत देख लिए. डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं. एक पेशेंट एक्स है, वो डॉक्टर के पास गया, उसने अपना चेकअप कराया एंड चेकअप में उसका आया कि उसके हैंड में इन्फेक्शन है. तो ये मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है, तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन बात हो गई. ये आगे आने वाला है. नाउ एडवर्स ओपिनियन. अब आप पेशेंट एक्स डॉक्टर के पास गया, बट जब उसने कराया अपना चेकअप तो उसके पता चला उसके हाथों में भी इन्फेक्शन है, पैरों में भी इन्फेक्शन है. तो ये मटेरियल भी हो गया एज वेल एज परवेसिव भी हो गया क्योंकि बॉडी का मेजर पार्ट कवर हो रहा है इसमें. सो अगर इसको सीए की लैंग्वेज में बोले तो एडवर्स ओपिनियन. नाउ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पेशेंट एक्स गया, बट उसको कोई ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए. ऐसे केस में ऑडिटर, सेम केस में अगर ऑडिटर को देखे तो या तो वो विड्रॉ कर लेता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में, जब उसको इनसफिशिएंट एविडेंस मिले तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, या वो विड्रॉल का भी देख सकता है. नाउ व्हाट इफ की मैनेजमेंट ने आपके स्कोप पर लिमिटेशन लगा दिया, तो आफ्टर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, तो ऑडिटर के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाए और रिक्वेस्ट करे कि रिमूव दैट लिमिटेशन. अगर टीसीडब्ल्यूजी नहीं मानता है तो फिर आप या तो कंसिडर कर सकते हैं विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट. अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, प्रोहिबिटेड है बाय लॉ या रेगुलेशंस, तो आप फिर डिस्क्लेम कर सकते हैं अपना ओपिनियन. ना फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट का? 3 तरीके की मॉडिफाइड रिपोर्ट्स जाती है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर. अगर एज एन ऑडिटर आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए, दैट इज एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली और हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स फेयरली. नाउ व्हाट इफ कि अगर आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज होगी बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स. फिर जो भी मैटर है आप वो डिस्क्राइब करेंगे. The financial statements do not present fairly, have not been prepared properly. Now what if अगर आप disclaimer of opinion दे रहे हैं तो उसमें आपको ये लैंग्वेज यूज करनी है कि you are not expressing an opinion and was engaged to audit but audit conclude नहीं हुई, not that the audit was concluded. Now heading requirement जैसा हमने तनिष्क की पीपीटी में देखा था कि basis for opinion आता है. अब basis for opinion नहीं जाएगा जब आप modified opinion देंगे, उसकी हेडिंग अमेंड हो जाएगी फ्रॉम बेसिस फॉर ओपिनियन टू क्वालिफाइड ओपिनियन
adverse opinion or disclaimer opinion as the case may be. अब एक चीज और याद रखने वाली है इसमें, जो आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं, नॉट क्वालिफाइड और एडवर्स, अगर आप डिस्क्लेम कर रहे हैं अपना ओपिनियन, तो ऐसे 701 के हिसाब से आप कोई भी की ऑडिट मैटर कवर नहीं कर सकते अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, या कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते एज पर ऐसे 720। नाउ ये तो हमने देख लिया कि अमेंड करनी है हेडिंग, आपको अपने डिस्क्राइब भी करना है मैटर कि किन रीजन की वजह से आपने अपना मॉडिफाई ओपिनियन दिया है। इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू सच मॉडिफिकेशन। अब आपने मैटर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, इफ पॉसिबल एज एन ऑडिटर क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द मैटर। अगर पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, इनप्रैक्टिकेबल, बट ट्राई करिए कि उनका क्वांटिफाई इफेक्ट दे सके कि कितने अमाउंट की मिसस्टेटमेंट है। एंड फॉर नरेटिव डिस्क्लोजर, लाइक जैसे मैंने बताया था, कैश बेसिस पे उन्होंने लिख दिया कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनाया है, बट उन्होंने बनाया था एक्चुअल में अप्रूवल बेसिस पे। तो आप ये नरेटिव डिस्क्लोजर है, इसको आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये मिसस्टेटेड कैसे है। नाउ हो सकता है नॉन डिस्क्लोजर के बारे में कि आपको कुछ ऐसे मैटर्स मिले जो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डाल रहे, तो वो डिसाइड करने से पहले आपको एक बार TCWG से जरूर डिस्कस करना पड़ेगा, और इफ पॉसिबल एज एन ऑडिटर उन मैटर्स को इंक्लूड भी करना पड़ेगा इफ प्रैक्टिकेबल एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। अदर मैटर्स, even with an adverse opinion or disclaimer, describe any other matter that would have required modification. Now ये सब हो गया आपका, फिर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स लग गए, आपने कंक्लूजन बना लिया। यू हैव टू कम्युनिकेट विद TCWG। हुआ TCWG फुल फॉर्म मत बताना, कौन होता है ये? सीनियर मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। आप इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हो, ऑडिट कमिटी भी आप बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक अलग से सबसेट बन रखा है, वो भी आपका TCWG का पार्ट होता है, ठीक है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट मैनेजमेंट होता है उनको हम TCWG बोलते हैं। तो जहां जहां भी हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की, तो हम एक्चुअली उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, ओके। तो एज एन ऑडिटर, जब भी ऑडिटर को पता है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर, जब उसको एविडेंसेस मिल रहे हैं कि उसको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको TCWG को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी ये बात, क्या क्या कि सर्कमस्टेंसेस थे कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ रहा है। प्लस वर्डिंग्स ऑल्सो कि ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या वर्डिंग्स को यूज करेगा मॉडिफाई करने के लिए। Seek concurrence on facts or confirm disagreements with the management also. And further information allows TCWG to provide further information or explanation. Now अब इसमें कुछ illustrations है कि कब कौन सी रिपोर्ट जा सकती है। As per Ind AS, इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV whichever is less पर वैल्यू करना होता है, बट मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया तो ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अब एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ Ind AS, आपको ये रिक्वायर्ड था कि आपको कंसोलिडेशन करना है, आपको CFS बनाना है अपने सब्सिडरी के साथ, बट आपने नहीं बनाया, तो ये परवेसिव मिसस्टेटमेंट है, आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। अब एज एन ऑडिटर आपको लगता है कि आप किसी सिंगल एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे और आपको लगता है कि वो 90% ऑफ नेट असेट से ज्यादा फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको इनसफिशिएंट एविडेंस मिला है, आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। एंड लास्ट इलस्ट्रेशन इज, आपको मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सच एज इन्वेंट्रीज के बारे में। आपको इन्वेंट्रीज के केस में हो सकता है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करने दिया, या अकाउंट्स रिसीवेबल या पेएबल के बारे में हो सकता है आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने दिया गया। तो ऐसे में आपको एविडेंसेस नहीं मिले तो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। Under SA 705, when the auditor concludes that misstatements are material but not pervasive to the financial statements, which type of modified opinion should be expressed? Unmodified, qualified, adverse or disclaimer? भव्य खंडेलवाल। Answer is B. Correct. Now coming forward to SA 706, that is EOM para and other matter para.
डिस्कसिंग द स्कोप ऑफ SA 706। SA 706 में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, जब ऑडिटर को लगता है या तो उसको ईओएम पैरा या अदर मैटर पैरा इंक्लूड करने की नीड है। अब ईओएम पैरा और अदर मैटर पैरा होता क्या है? पहले तो ईओएम पैरा ये होता है कि जब वो ऑडिटर चाहता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पर जो यूजर्स है उनका अटेंशन आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो वो ईओएम पैरा यूज करता है। अदर मैटर पैरा में थोड़ा डिफरेंस होता है। अदर मैटर पैरा डज नॉट रिलेट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो रिलेट करते हैं कि जो यूजर्स है वो कैसे समझे ऑडिट के बारे में, ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में, ऑडिटर की प्रोसीजर्स के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशंस। वंस ऑडिटर हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, the auditor may draw users' attention whenever he considers necessary to matters that are fundamental to understanding the financial statements or relevant to the audit. अब EOM पैरा और अदर मैटर पैरा में क्या हो सकता है? Refers to a matter that are appropriately presented or disclosed. वो already financial statements में disclosed है, but still you are disclosing it in EOM पैरा ताकि आप users का attention वहाँ पर ला पाए। Second is other matter para. Refers to a matter other than those in the financial statement relevant to users' understanding of audit, auditor's responsibility or the report. अब requirements क्या है? आप कब EOM पैरा इंक्लूड करते हैं? ऑडिटर को इंक्लूड करना होता है EOM पैरा। पहला तो जैसे हमने ऐसे 705 में पढ़ा कि आपका मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए, आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो ही आप 705 में 706 में आप EOM पैरा डाल सकते हैं। और वो की ऑडिट मैटर भी नहीं होना चाहिए, जो हम डिस्कस करेंगे 701 में। अब इसको इंक्लूड कैसे करना है? जैसा सर ने बताया था, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बीच में EOM पैरा और अदर मैटर पैरा आता है, तो EOM पैरा नाम से आपको हेडिंग डालनी है और उसमें डिस्क्लोज करना है फैक्ट्स को, और उसमें रेफरेंसिंग भी करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से नोट नंबर में वो डिस्क्लोज्ड है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर मैटर पैरा। अदर मैटर पैरा भी ऐसे इंक्लूड होता है, उसकी एक अलग से हेडिंग बनेगी, अदर मैटर पैराग्राफ इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन सेक्शन के नीचे। और उसके बाद आपने एक बार EOM पैरा या अदर मैटर पैरा में कोई इंफॉर्मेशन डालने का सोच लिया, तो आपको ये बात कम्युनिकेट करनी है TCWG को कि आप EOM पैरा और अदर मैटर पैरा में क्या इंफॉर्मेशन डालने वाले और व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वर्डिंग्स दैट एन ऑडिटर विल यूज। Now MCQ 3 for the online participants. An auditor includes an EOM para in the audit report, primarily to modify the audit opinion, highlight a matter already disclosed in the financial statements that is fundamental to users' understanding, report a material misstatement, avoid using a qualified opinion. Pramod. Answer is B. Correct. Now talking about the difference between EOM and key audit matters. Key audit matter वैसे तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट बेसिक अगर देखा जाए तो की ऑडिट मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं। बट EOM पैरा में वो इंफॉर्मेशन जाती है जो यूजर्स के लिए जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए। EOM में कभी भी आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में जो आता है वो नहीं आ सकता। और की ऑडिट मैटर कैसे सेलेक्ट होते हैं? जो मैटर्स ऑडिटर ने TCWG को कम्युनिकेट किए हैं उसमें से सेलेक्ट करना होता है की ऑडिट मैटर। नाउ टॉकिंग अबाउट की इंफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब जरूरी है, इसमें 4 एग्जांपल्स है। सच एज कि कोई लिटिगेशन केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट और वो हाईली अनसर्टेन है कि उस लिटिगेशन का क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो ऐसे केस में आपको EOM पैरा में वो डिस्क्लोज करना होता है। नाउ subsequent events, a significant event occurring between the financial statement date and the auditor's report date. कोई significant event हो गया तो भी आपको EOM पैरा में डिस्क्लोज करना होगा। अर्ली अडॉप्शन ऑफ एन इंडेस और AS, कोई नया इंडिया से AS आया बाय ICI और आपने उसका अर्ली अडॉप्शन किया तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा EOM पैरा में। एंड लास्ट वन इज मेजर कैटास्ट्रोफ,
a major catastrophe having a significant effect on the entity's financial position. Now talking about SS 701, that is communicating key audit matters. What is the purpose and scope of SS 701? SS 701 deals with the auditor's responsibility to communicate key audit matters, enhancing the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the audit performed. अब आपको क्यों 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करने होते हैं फॉर इंटेंडेड यूजर्स ऑल्सो, क्योंकि ये यूजर्स को असिस्ट करता है, हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस और एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट. अब इसमें कोई एग्जांपल देखे तो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल हो सकता है, जो ऑडिटर की ऑडिट मैटर में डिस्क्लोज कर सकता है क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट लगता है. एंड इट अप्लाइज टू, अप्लाई किस पे होता है की ऑडिट मैटर? हर लिस्टेड एंटिटी पर ये एप्लीकेबल है की ऑडिट मैटर ऐसे 701. और अगर कोई दूसरी कंपनी है जिस पे रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन है तो उसको भी हो सकता है कि ऑडिट मैटर डिस्क्लोज करना पड़े अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में. बट एक चीज ये याद रखनी होती है कि की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर SS 705 दैट इज मॉडिफाइड ओपिनियंस और SS 570 गोइंग कंसर्न. और आपको ये भी बताना होता है कि इन मैटर्स पर आपका कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है. नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स. Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period. KAM are selected from matters communicated with TCWG. Now, what is the objective of SS 701? The auditor shall firstly determine the key audit matters and having formed an opinion on the financial statement, communicate those matters by describing them in the auditor's report. पर पहले ये मैटर्स टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे और उनमें से मैटर्स सेलेक्ट होंगे कि कौन से मैटर्स की ऑडिट मैटर पैरा में जाएंगे इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब सिग्निफिकेंट जजमेंट ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे होता है, उसको क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना होता है कि की ऑडिट मैटर है या नहीं. नाउ डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG. Auditor identifies those requiring significant auditor attention, then selects those of most significant in the current period audit. These considerations are not automatically key audit matters. The auditor applies professional judgment to determine which matters were of most significance. The number of key audit matters may be affected by entity size, complexity, or audit circumstances. Now communicating a key audit matter in the independent auditor's report. EOM और अदर मैटर पैरा की तरह की ऑडिट मैटर के लिए भी एक अलग से सेक्शन होता है. की ऑडिट मैटर उसकी हेडिंग होगी और फिर उसमें डिस्क्राइब होंगे कौन से मैटर्स की ऑडिट मैटर्स है. अब इसमें रिक्वायर्ड कंटेंट क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ डिस्क्लोज है वो मैटर्स, व्हाई दिस मैटर्स वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, और आपने उसको कैसे ऑडिट के प्रोसीजर्स में एड्रेस किया. अब इसकी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होगी? आपको ये यूज करना है कि मस्ट स्टेट दैट की ऑडिट मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट एज अ होल एंड दैट द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स. की ऑडिट मैटर्स पर ऑडिटर का कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं होता. अब की ऑडिट मैटर कब कम्युनिकेट नहीं करने होते? जब लॉ और रेगुलेशन ने प्रोहिबिट किया है तो की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट नहीं किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में. एंड इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट में ये लगता है कि उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है अगर वो ऑडिट रिपोर्ट में उन मैटर्स को डालता है पब्लिक पर रादर देन जितना पब्लिक को बेनिफिट होगा, तो ऐसे केसेस में ऑडिटर की ऑडिट मैटर को इंक्लूड नहीं करता. बट one thing is to remember that non-communication of a key audit matter is extremely rare. Now MCQ 4 of for the online participants. A matter determined to be a key audit matter may not be communicated in the auditor's report when management requests its omission, it relates to a significant risk, law or regulation precludes public disclosure, or the adverse consequences of disclosure would outweigh the public interest benefits,
it has already been disclosed in the financial statements. Kashvi. Kashvi. Kanika. The answer is option B. D. Wrong. D. D भी wrong है. Kanika wrong है. B बोला है. D. ये सही आंसर है. Wrong है B. So going further, interaction with other report elements. Matters giving rise to modified opinion SS 705 or a material uncertainty as per SS 570 are by nature key audit matters but are not described in the key audit matter section. SS 705 में और 570 में जो भी मैटर्स आ रहे हैं उनका नेचर तो की ऑडिट मैटर्स का ही है, बट वो फिर भी की ऑडिट मैटर सेक्शन में डिस्क्लोज नहीं होते क्योंकि उनका अलग से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है. सो आपको अदर मैटर्स को रिपोर्ट करना है की ऑडिट मैटर में. दीज मैटर्स आर रिपोर्टेड इन देयर ओन सेक्शंस व्हिच आर SS 705 एंड 570. अब जो भी आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल रहे हो उसका क्रॉस रेफरेंसिंग करना जरूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ डिस्क्लोज्ड है. और ईओएम पैरा 706 जो है एज पर SS 706 paragraphs are presented separately from the key audit matter section and are not a substitute for key audit matter descriptions. Now governance, communication and documentation. आपको communicate क्या क्या करना है TCWG के साथ. Auditor shall communicate matters determined to be key audit matters or if applicable अगर आप पे कोई भी key audit matter applicable नहीं है मिला during the audit procedures तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज की देयर इज नो की ऑडिट मैटर टू रिपोर्ट इन दिस सेक्शन. नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मस्ट इंक्लूड matters requiring significant auditor attention and the rationale, that is reason for key audit matter determination. B. Rationale, that is reason if key audit matters are not communicated. Rationale for not communicating a matter determined to be a key audit matter. Thank you. That's all from my side. अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट जो 700 में डिस्कस की थी उसके बाद अब कौन कौन से एक्स्ट्रा फैक्टर्स या पैरामीटर्स है इसके बेसिस पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नए इंक्लूजन्स या फिर कुछ ऑल्टरेशन हो सकते हैं. अगर हम ऐसे 705 का बात करें तो वो सीधा सीधा ओपिनियन पैरा और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा इन दोनों में चेंज करने का बात कर रहा है. जब आप लोग ऑडिट कंडक्ट करते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो, ऑडिट एविडेंसेस गैदर करते हो एंड फिर वेरिफिकेशन करते हो तो आपके ऑब्जर्वेशन या इश्यूज निकल के आते हैं जिसको आप अपने मैनेजमेंट के अपने ऑडिटिंग के मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करते हैं. करेक्ट. कुछ का रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है पर कुछ उसके बाद भी अनरिजॉल्व रह जाते हैं. इज दैट ट्रू? एज एन ऑडिटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो मैटर्स आपके अनरिजॉल्व रह गए हैं, जो जो आपके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज होने चाहिए थे बट मैनेजमेंट उसको नहीं कर रहा है, तो यू नीड टू सी क्या वो मटेरियल है. क्योंकि एक तरीके से आप उनको मिस स्टेटमेंट बोल सकते हो आपकी ओपिनियन के अंदर. आपके हिसाब से वो फिगर्स ठीक नहीं आ रहे, वो मिस स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट यू नीड टू सी क्या वो जो मिस स्टेटमेंट है, वो जो आपके इश्यूज है, वो जो आपको एरर लग रहा है, क्या वो मटेरियल है कि नहीं है. दूसरा, क्या वो परवेसिव है कि नहीं. अगर आपको लगता है कि वो परवेसिव है तो आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट के मॉडिफिकेशन में इसको एडवर्स ओपिनियन देनी होगी. अगर आपको लग रहा है कि परवेसिव नहीं है, मटेरियल है, आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना. बट व्हाट इफ आप ऑडिट प्रोसीजर कर ही नहीं पा रहे उस लाइन आइटम को चेक करने के लिए बिकॉज आपको ना तो कोई ऑडिट एविडेंस मिल रहा है
ना मैनेजमेंट इंक्वायरी में कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो यू नीड टू टेल कि हम कोई ऑडिट ओपिनियन दे नहीं रहे, आप कोई ओपिनियन क्लेम ही नहीं कर रहे हो, आप अपनी ऑडिट ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहे हो। ठीक है, नाउ बात हो गई आपकी ओपिनियन को लेके कि आपको मिस स्टेटमेंट को किस तरीके से इवेल्युएट किया है। नाउ व्हाट इफ कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट मैटर्स आए जो आपके हिसाब से मिस स्टेटमेंट नहीं है, बट आपको लगता है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़े, बैलेंस शीट पढ़े, उसको वो मैटर इतने हाईलाइटेड है कि वो उसको स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारा कंटेंट आता है, लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे स्पेसिफिक मैटर जो आप चाहते हो कि हाईलाइट हो, एम्फेसाइज्ड हो, तो वो आपको एम्फेसिस और मैटर वगैरह भी देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उस कंपनी में ड्यूरिंग योर ऑडिट पीरियड, जिस पीरियड का आप ऑडिट कर रहे थे उस पीरियड में या फिर उसके बाद भी जब आप ऑडिट कर रहे थे उस वाले टाइम पर भी, मान लो इनकम टैक्स का सर्च हो गया या जीएसटी का सर्च हो गया, सर्वे हो गया, और इनकम टैक्स वाले या जीएसटी वाले जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी थी वो कुछ बुक्स सीज करके ले गए, उनका डेटा सीज करके ले गए। अब क्या होगा, उनके असेसमेंट ओपन होंगे, उनका असेसमेंट होगा, अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होगा कि कुछ पेनल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा, फर्दर डिमांड होगा कि नहीं होगा, तो फिर एक लंबा प्रोसेस। ठीक है, मीनवाइल एज एन ऑडिटर जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा तो आपको पता चला कि जो भी चीजें थी एटलीस्ट जो भी अपीयर हो रहा है वो ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट कि वहां पर जीएसटी का सर्च हुआ है या इनकम टैक्स का सर्च हुआ है, ये कहोगे कि बुक्स ट्रू एंड फेयर नहीं है? बुक्स तो ट्रू एंड फेयर लग रही है। तो फिर आप एक एम्फेसिस ऑन मैटर पेरा या फिर अदर मैटर पेरा डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इस बात का जिक्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन सी बात का कि हमारी इधर ऐसे ऐसे सर्च या सर्वे हुआ था, इसी सेक्शन के अंदर ये वाला अथॉरिटी आया था, वो ये चीजें अपने साथ में लेकर गया है, और अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, बट कुछ इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिमांड कुछ भी आ सकता है जो कि आज के टाइम पे हम कंप्यूट नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया। एज एन ऑडिटर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप एक ईओएम पैरा इंसर्ट करें, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, और वहां पर ही लिखे कि मैनेजमेंट ने इस वाली जगह पर एक कंटेंट लिखा है, उसके ऊपर आप एम्फेसाइज करो, उसके ऊपर आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो। हालांकि इस मैटर के रिस्पेक्ट में हमारी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं है, इस पर्टिकुलर मैटर के लिए हम कोई भी डर्टी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, हम कोई भी क्वालिफाइड एडवर्ट या डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं दे रहे। ठीक है, अगर वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करता है तो ये बात आप अदर मैटर पैरा में लिख दो, व्हाई यू नीड टू डिस्क्लोज। इस तरीके से एक रेवेन्यू अथॉरिटी ने अगर सर्च किया था तो अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, असेसमेंट इज ऑन गोइंग, अगर फ्यूचर में कुछ भी पेनल्टी वगैरह या डिमांड वगैरह आ जाती है तो अभी हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर मान लो किसी ने उस कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, आई आपके है ना कोर्स में, आईबीसी के अंदर, एनसीएलटी के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दिया और अभी तक एनसीएलटी ने उस एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया, बट अगर अप्रूव कर ले तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इस बात का। फिर तो सीधा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा और पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो डिसमिस हो जाएगा, अगर अप्रूव हो जाता है तो। बट वो चीज अभी आई नहीं है, तो एज एन ऑडिटर आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, वो तो आपको ठीक लग रहे हैं। तो यू नीड टू टेल दिस थ्रू योर ईओएम पेरा या फिर ओएम पेरा। ईओएम ओएम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना? अगर बैलेंस शीट में लिखा है तो इन्वेस्टेस डाल दो, नहीं लिखा है तो फिर आप बता दो। एक चीज और जो बताई गई वो है की ऑडिट मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट वो लिख रखा है की ऑडिट मैटर, वो मैटर लिखा हुआ है, मिस स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। डोंट गेट कंफ्यूज कि वो की ऑडिट मिस स्टेटमेंट है, नहीं, दोस आर की ऑडिट मैटर। आज के 4 या 5 साल पहले तक ये ऑडिट रिपोर्ट में नहीं थे, इसको बाद में एक एडिशन पैरा के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, 4-5 साल पहले का अमेंडमेंट है। वरना इतने सालों से जब से हम ऑडिट कर रहे हैं, जब से हमारा इंस्टीट्यूट बना है, तब से मैटर नहीं इंक्लूड था, अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है इसको। देखो, ओपिनियन
मॉडिफाई करनी है वो आप लोगों को समझ में आएगा। मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, परवेसिव, उसके हिसाब से आपको देना है। मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्लीन ओपिनियन दे दो। कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है मैं जो आपको हाईलाइट करना चाहिए तो एम्फेसिस दे दो। आपको लगता है कि मैं खुद से बता दूं तो अदर मैटर दे दो। तो फिर ये की ऑडिट मैटर एक एक्स्ट्रा क्या चीज है जो बाकी सब में कवर नहीं हो रही है। आपने बार बार इनके प्रेजेंटेशन में चीज देखी होगी कि की ऑडिट मैटर में लिख रखा है कि अगर कोई चीज अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड ओपिनियन में आ गई है, मॉडिफाइड ओपिनियन में आ गई है तो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगी। अगर वो एम्फेसिस में आ गई है तो वहां पर नहीं आएगी। अगर अदर मैटर में आ गई तो वहां पर नहीं आएगी। अगर गोइंग कंसर्न वाले पैरा में आ गई तो यहाँ पर नहीं आएगी। तो बचा क्या? अब बचा ऑडिटर ने जब अपने ऑडिट प्रोसीजर करे तो उसको कौन सा ऐसा चीज लगा जिसने उसका सबसे ज्यादा एफर्ट और टाइम कंज्यूम किया, जो ऑडिट प्रोसीजर में उसको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा, जहां पर उसको हाईएस्ट रिस्क लगा उन एरियाज के अंदर, जहां पर उसको अजम्पशंस पे रिलाई करना पड़ा, मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स पे रिलाई करना पड़ा। वो चीजें उसको बताने की जरूरत है कि क्या क्या हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये कोई लॉ के अंदर स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है। जब उसने ग्रेचुइटी का प्रोविजन चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर किया होगा तो वहां पर बहुत सारे अजम्पशन होते हैं। यू नो व्हाट इज ग्रेचुइटी? एम्प्लॉय 5 साल कंटिन्यूस सर्विस दिया तो लास्ट के 3 महीनों का जो एवरेज सैलरी है उसका 15/26 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंटिन्यूस ईयर, जो भी अमाउंट आता है वो प्रोविजन बनता है। अभी किन किन एम्प्लॉयज का बनता है? जिन्होंने 5 साल कंप्लीट किए। अब प्रोविजन तो हमको आज ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो एम्प्लॉयज के प्रोविजन हमको आज ही बनाने पड़ेंगे। एक एम्प्लॉय तो है नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, 200-300 एम्प्लॉयज है। किन एम्प्लॉयज को मिलेगा? जिन्होंने 5 साल कंप्लीट करे। हाँ, एक्सेप्शन इज देयर। अगर 5 साल के पहले भी कोई एम्प्लॉय इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाए क्योंकि या तो उसका डिमाइस हो गया या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट की वजह से अब वो डिसेबल्ड हो गया, अब वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो इस एक्सेप्शन के अंदर उस एम्प्लॉय को फिर भी आपको ग्रेचुइटी देना पड़ेगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसे 5 साल कंप्लीट नहीं कर। अब आज की डेट में इतने सारे अनुमान लगाना कि कौन सा एम्प्लॉय है जो हमको कब छोड़ के जाएगा, जब छोड़ के जाएगा तब उसका एक्सपेक्टेड 3 मंथ का एवरेज सैलरी क्या होगा, कौन कौन से जो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कौन कौन से हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो के हिसाब से उनका डिवाइस हो सकता है 5 साल पहले भी। ये सब एक्चुअल वैल्यूएशन की जो फंडामेंटल अजम्पशंस होती है, इसमें ऑडिटर को बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। तो वो इसको एज ए की ऑडिट मैटर पैरा में बता सकता है। वो ये नहीं बोल रहा है कि उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट है, वो ये भी नहीं बोल रहा है कि ये कोई बहुत हाईलाइट करने वाला मैटर है, वो ये भी नहीं कह रहा है कि कोई अदर मैटर पैराग्राफ है, कोई कंसेंसस का कोई कनेक्शन है। वो ये कह रहा है कि वाइल परफॉर्मिंग माय ऑडिट ये एक ऐसा मैटर मुझे मिला जहां पर बहुत हाई चांसेस ऑफ मैनेजमेंट रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेरी हाई है नहीं, रिस्क काफी हाई था। सेकंड, यहाँ पर अकाउंटिंग एस्टिमेट या बहुत सारी मैनेजमेंट अजम्पशंस भी लगी हुई है। हमने TCWG के साथ काफी हद तक कम्युनिकेट भी करे ये मैटर, उनमें से हमने चीजों को निकाला और हमारे हिसाब से दिस इज द की ऑडिट मैटर जहां पर हमने सिग्निफिकेंट एफर्ट्स पुट करे हैं हमारे ऑडिट। और इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड? ओपिनियन पेरा में क्या क्या ऑल्टरेशन हो सकते हैं वो हमने समझ लिए, कि ऑडिट मैटर में क्या क्या चीज आ सकती है वो हमने समझ लिए, EOM OM पेरा हमने समझ लिए। अभी 2 स्टैंडर्ड्स और बाकी है, आगे पढ़ते हैं क्या वो चीज कहते हैं बचे हुई। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हर एक कंटेंट का आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा इन 2 स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के बाद। Good afternoon, everyone. Continuing the discussion of audit reporting, I will cover SS 710 and SS 720. So SS 710 is comparative information, corresponding figures, and comparative financial statements. The scope and the objective of SS 710 is that auditor has to obtain sufficient and appropriate audit evidence to report whether the comparative information has been appropriately presented in the current year financial statements or not, as per applicable financial reporting framework. And this as a cover and this as a applies to the comparative information coming or applies to comparative information presented in current year financial statement. It covers corresponding figures and comparative financial statements.
applies to both current period and prior period. And it also governs the auditor's responsibilities. So firstly, let's have the basic understanding of basic key terms used under SF 710. First is comparative information. Comparative information means amounts and disclosure of a prior period included in current period financial statements as per applicable FRF. Then prior period financial statement. It means the financial statement of the preceding period which has been presented in the current year financial statement for the comparison purpose. And a predecessor auditor. Predecessor auditor means the auditor who has audited the financial statement of the entity in the previous year and has been replaced by the current auditor. So in such case, the current auditor may need to communicate with the predecessor auditor. Now there are two types of comparative information. First is corresponding figures and second is comparative financial statements. Corresponding figures are the amounts and disclosures of the prior period which has been included in current period financial statement as the integral part. Here, the integral part of a current period financial statement means it is mandatory under any law or regulation to include the prior period figures. For example, Schedule 3 of Companies Act 2013 mandates that the preceding year's financial figure must also be included in the current year financial statement. In case of corresponding figures, the opinion of auditor must refer to current period only and it does not cover prior period. Then next is comparative financial statement. Comparative financial statement are the amounts and disclosures for the prior period which are included in current year financial statement and are treated as a complete set of financial statement. And in case of comparative financial statement, auditor's opinion cover each period. Now one question for the online participants. Under the corresponding figures approach, the auditor's opinion generally refers to option A, both current period and prior period financial statement. Option B, only the prior period financial statement. Option C, only the current period financial statement. Or option D, neither the current nor prior period financial statement. Ujjwala. Option C. Correct answer. So now there can be a scenario where the prior period financial statement were audited by predecessor auditors. Then in such case, the auditor in the current year has to state in another matter paragraph as per 706 that the financial statement of the prior period was audited by predecessor auditor, the type of opinion expressed by predecessor auditor, and in case if there is a modified opinion, then auditor also has to disclose the reason and the date of the report when the prior period audit report was issued. And another scenario which can be when the prior period was unaudited. In such case, auditor again has to include other matter paragraph in auditor report as per SS 706, where he has to clearly state that the prior period financial figures were unaudited. However, it does not relieve the auditor from his responsibility to obtain sufficient and appropriate evidence for verifying the opening balance that are free from material misstatement. Again, the question for online participants. If the prior period financial statement were not audited, the auditor should option A, express an adverse opinion on current year financial figure. Option B, state in other matter paragraph that the corresponding figures are unaudited. Option C, refuse to issue an audit report. Option D, ignore the comparative information entirely. Divya, Manisha. Option B. Correct answer. Now the audit procedure which has to be applied by the auditor under SS 710. First, verify the consistency. It means the auditor has to check that the corresponding figures agrees with the amount that has been presented in the prior period financial statement, or if there has been any changes, then it must be appropriately restated. Another procedure is assess accounting policies. It means the auditor has to assess whether the accounting policies are applied consistently between the current period and the prior period, and if there has been changes in accounting policy, then it must be properly disclosed and justified. Review the prior period modification. It means the auditor has to check whether there has been any matter which led to the modification of the prior periods in current period, whether it has been resolved or not, and if not resolved, then it must be appropriately reflected in the audit report as per SS 705. And another is written representation. In case of corresponding figures, the auditor shall request a written representation from the management in respect for current period only, because the current statement also covers the corresponding figures. Now let's have a look at the reporting requirement in SS 710. The auditor must
where the auditor is satisfied that there is no material misstatement exists in the prior period, then he must issue an unmodified opinion. And in case of comparative financial statement, he must also issue the opinion on the prior period also. If the last year audit report was modified and the issue is still unresolved in the current year, then auditor shall issue the unmodified opinion and describe the reason in basis for modification section. And auditor must include other matter paragraph where the prior period was audited by another auditor or the prior period figures are unaudited. So let's move to SS720, the auditor responsibility relating to other information. So firstly, we have to understand that what is other information. Other information means any financial or non-financial information in an entity's annual report other than financial statements in the auditor's report. For example, management report, director's report, and corporate governance statement. However, this essay does not cover preliminary announcement of financial information, security offering, documents and prospectus, and standalone CSR, sustainability and regulatory reports. And auditor is also not required to obtain the additional audit evidences beyond the financial statement because the auditor's opinion is on current year financial statement and it does not cover the other information. So the scope of SS720 is that auditor has to read and consider auditor must read and consider all the other information and verify whether any material inconsistency exists with the auditor financial statement. Also identify whether any potential material misstatement of fact which could undermine the credibility of auditor report, financial report, and extend to form. Extend to form means the obligation cover the form in which financial statement and the auditor's report are published. The auditor's objectives under SS720 is first, the auditor must consider whether there is any material inconsistency between other information and the financial statements. Then auditor must also check whether there can be any material inconsistency between the other information and the auditor's knowledge obtained in the audit. After identifying any material inconsistency, auditor must respond appropriately to those inconsistencies and report as per SS720. The question for the online participants: what is the primary objective of SS720? Option A, to provide assurance on other information included in the annual report. Option B, to express an audit opinion on the annual report as a whole. Option C, to consider whether there is any material inconsistency between other information and the financial statement or auditor's knowledge obtained during the audit. Or option D, to prepare the annual report on behalf of management. Kushal. Sarawagi. The answer is option C. Correct answer. So now key definition. Firstly, annual report. Annual report is a document or a combination of a document which is prepared by the management or TCWG and providing owners with the information on operation, financial results, and position of the entity. It may also include management report, director's report, and governance statement. Another information, it means financial, non-financial information other than financial statement and auditor's report included in the entity's annual report. And it has been clarified as a 720 that the XBRL tags which are coming in an annual report of an entity, it does not form the part of other information. And misstatement of other information, it means it exists when the other information is incorrectly stated or misleading. It also include when it omits any information which was necessary for the proper understanding of a disclosed matter. Question for online participant: which of the following is not considered other information under SS720? Option A, chairman statement. Option B, corporate governance report. Option C, financial statement and the auditor's report thereon. Or option D, management commentary report. Khushi Jain. Answer is C. Correct answer. Now the core requirement of SS720 is that read and consider. Under this, auditor has to first identify the reports and documents and secure the access to it. After it, auditor must read it. It means that auditor must compare the other information with the financial statement and then consider. It means the auditor also has to assess whether the
other information obtained by him is differing from its audit knowledge or not. There are one thing which is kept in mind during the audit, that there can be a case where the other information will be obtained by the auditor after the auditor's report date. In such case, auditor must request a written representation from the management. The financial version will be provided prior to the issuance. And throughout that time, professional skepticism is to be maintained by the auditor. Now, responding to material inconsistency. If the auditor identify any material inconsistency appears to exist, then he shall discuss the same with the management and identify the root cause. And after that, it must conclude on the source whether the material misstatement exists in financial statement, in auditor's report, in other information, or in the auditor's knowledge. If the material misstatement of other information exists, then auditor shall request the management to correct. If the management refuses, then he shall communicate the same with the TCWG. Material misstatement, other information before the auditor's report date. Where the material misstatement has been communicated with TCWG and it is still uncorrected, then auditor has two options. Option A, address in the auditor's report, which means auditor will consider the implication in auditor's report and communicate with TCWG about how auditor plans to address. यानी auditor उसको कैसे दिखाना चाहता है matter को in his auditor's report. Or option B, withdrawal from the engagement, where the withdrawal is permissible under any law or regulation. Where the material misstatement of other information is found after the auditor's report date, then in such case, if the material misstatement is corrected, then auditor must perform the procedure which was necessary in the circumstances. And if it is not corrected, then after communicating with TCWG, auditor shall take appropriate action to brought this matter to the attention of the users of financial statement. Now, question for online participant. If the auditor concludes that a material misstatement exists in other information and management refuses to correct it, the auditor should first ignore the matter if it does not affect the financial statement. Option B, immediately withdraw from the engagement. Option C, communicate the matter to TCWG and request the correction. Or option D, issue an adverse opinion on the financial statement. Team UB. Team UB. Devita Apurva. Diptanshu. Mini Vijay, Diptanshu. Sir, the answer is B. Incorrect. यहाँ से कोई बता रहा है? Correct answer. So the reporting requirement of SS 720 is, firstly, the auditor has to include a separate paragraph, separate section in the auditor's report with the name, other information, and then follows. First, management responsibility. Auditor shall state the statement that the management is only responsible for the other information. Second, identify the information. In this, auditor has to identify other information which has been obtained before the audit report date, and for the listed entities, information expected after the auditor's report date.
Option point 3, no assurance. Auditor has to state that auditor is not expressing the opinion on the other information. And also auditor describe his responsibility, that his responsibility is about reading and considering and reporting on the other information. And the outcome statement, that is auditor has to state, if the audit does not found any material misstatement of other information, that then he has to state nothing to report. Or if auditor find any material misstatement, then he has to describe the uncorrected material misstatement which has been identified by him. Now the clarification has been issued by under SS 720, that is the reporting requirement in SS 720 is not applicable in case of unlisted non-corporate entities. However, it is clarified that all the other requirement of SS 720 will be equally applicable to the audit of all unlisted entities. Now for the better conceptual clarity of the SS 720, let's have a look at this case study. PQR Motors Limited, a listed entity which is engaged in the manufacture and the sale of automobiles, has prepared financial statement for the year 2024 and 25. The company's management is responsible for providing other information which include annual report, chairman message, and the future projection. The auditors of the statutory auditors, which is Messrs. ST and Company, have completed the audit of financial statement and prepared the audit report. During the course of audit, the following circumstances arise. The director's report and MDA are finalized and provided to auditor before the auditor's report date. And the chairman's message and the future projections are not yet finalized, but are expected to be included in the annual report after the auditor will release his auditor report. Issues identified. In MDA, Mr. ST and Company noted a misstatement regarding the company's claim of achieving a 20% reduction in production cost. However, the audit evidence suggests that the reduction was only 10%. And the chairman message, which is yet to be reviewed, contain the optimistic revenue projection that appears inconsistent with the historical growth trend. Now, I would like the audience to answer on the following cases. First, what should the auditor include in the other information section of the auditor's report for the PQR Motors Limited? Anyone would like to tell? Yes. आते हो करे जा रहे हो इतनी देर से, ध्यान है नहीं अपना यहाँ पर। क्यों कुम? So, firstly, I will. कोई है जो बताना चाहेगा? कनिष्का? तो ऑडिटर क्लास नहीं हुआ, कोचिंग वगैरह अब करोगे वैसा कुछ? ये आईपीसीसी में भी नहीं था ऐसा? हाँ, ऐसा नहीं। ऐसे 720. So as per 720, the auditor has to include the separate section in auditor's report with the heading other information, and in other information section of the auditor's report, तन्मय, the following should be included. First, a statement that the management is responsible for the other information included in annual report, identification of other information obtained. That is the director's report and MTA which has been obtained by the auditor prior to the date of auditor's report, and mention of the other information which is expected to be obtained after. That is chairman's message and the future projection. After that, a statement that the auditor's opinion does not cover the other information and the auditor does not express any form of assurance conclusion on it. Then a description of auditor's responsibility relating to reading, considering, and reporting the other information as per SS 720. And at last, auditor would report a statement on the result of the auditor's review of the other information. That is, if no misstatement is identified, then he must state that nothing to report. And if material misstatement is identified, a description of uncorrected misstatement. Now, if the auditor found any material misstatement, like in case 2, if the management does not correct the identified misstatement in MDA, even after the same was brought to the attention, what should the auditor must do? Then in such case, as per his 720, auditor will describe the material misstatement in other information section. That is, we have identified a material misstatement in MDA regarding the company's claim of 20% reduction in production cost.
However, based on our audit evidence, the reduction was only 10%. So at last, I will thank Hitesh Bhaiya and every one of you for your prestigious time and making this webinar meaningful. लास्ट में जो दो ऐसे हमने डिस्कस करे ऐसे 710 और ऐसे 720 ये दोनों ही आपके आईपीसीसी में नहीं थे। इज दैट